नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 47 यानी कार्यपत्रक संख्या 47 को। यह आपकी 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा टर्म 1 था उसमें हमने दो कविताएं पढ़ी थी, दो पद्यांश हमने पढ़े थे। एक थे सूरदास जी के पद और दूसरी जो हमारी कविता थी वो थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोनों कविताएं पढ़ने में थोड़ी सी आपको कठिनाई आई होगी क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट आपको लगी हुई, समझने में उतना आसान नहीं था अगर आप खुद समझने की कोशिश करते। लेकिन टर्म 2 में जितनी भी कविताएं थी वो आपके लिए बेहद आसान और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों रहेगी? क्योंकि ये कविता हमारे आसपास की, आपसे जुड़ी है, मेरे से जुड़ी है, हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी हुई कविताएं। इसमें हम खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और भाषा भी काफ़ी सरल रहेगी। तो ऐसी एक कविता है उत्साह, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उनके जीवन परिचय की बात करेंगे। निराला जी हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे और गूगल बाबा को अगर बोलोगे कि निराला जी, तो आपको हजारों लाखों पेज निकाल करके दे देगा जिन पे निराला जी के बारे में सूचना हो, इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी हो। तो निराला जी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म था वो बंगाल के महिषादल में 1899 यानी कि 1899 में हुआ था। ठीक, वे मूलतः गढ़ाकोला इलाका है, कहाँ है, जिला उन्नाव में है, यूपी में है, वहाँ के निवासी थे। निराला की जो औपचारिक शिक्षा है वो 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी, यानी कि 9th क्लास तक उन्होंने अपनी पढ़ाई महिषादल में ही पूरी की थी। उन्होंने स्वाध्याय समझते हो ना, सेल्फ स्टडी जिसको आप बोलते हो, उससे उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। समझ रहे हो ना आप? यहाँ पर देखिए, आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, उसके बावजूद भी आपके पास एक्सक्यूज है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पे निराला जी है, इन्होंने सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। ज्ञान नहीं बल्कि जबरदस्त पकड़ अर्जित कर ली थी। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी कि उन्हें संगीत की भी उन्हें समझ थी, दर्शन शास्त्र यानी कि जिसको फिलोसफी बोलते हैं उसकी भी उन्हें बहुत अच्छी समझ थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था, यानी रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनसे प्रभावित थे। बाद में विवेकानंद जी की जो विचारधारा थी उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। निराला जी का ये तो हो गया शुरुआती और उनकी शिक्षा की बात कि कहाँ जन्म हुआ और कौन सी भाषाओं में उनको पारंगत हासिल थी और कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब अगर हम उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके आत्मीय जन यानी कि उनके पारिवारिक जो जन थे, उनके असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। इसके कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन था, पूरी जो ऊर्जा थी वो केवल साहित्य को समर्पित कर दी थी। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया था। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। 62 वर्ष की आयु में 1961 में वो इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते, यानी कि ये प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। ठीक, ये बुक है, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं और ये एक एक जो इनकी कविता है वो लाजवाब है, गजब है, पढ़ने लायक है। उसके बाद सिर्फ कविता ही नहीं लिखते थे, इसके साथ साथ उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन उसमें भी अपना हाथ आजमाया था और उसमें भी उनकी ख्याति है वो अविस्मरणीय, यानी कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। निराला जी की जो एक बुक है निराला रत्नावली, उनके 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, यानी कि निराला रत्नावली के नाम से 8 भाग आए हुए। उसमें जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो सब कुछ पब्लिश किया गया। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विद्रोह के बारे में भी लिखते हैं कि जहाँ पे समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो वो मानते थे कि विद्रोह करना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो उसका सबूत भी देना जरूरी होता है कि हम जिंदा हैं। जब भी कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज़ उठानी जरूरी होती है। क्रांति, उन्होंने क्रांति की बात की थी, बदलाव की बात की थी। ये बदलाव है वो कैसे होगा? बदलाव तब होगा जब हम एक साथ उठ खड़े होंगे। उनकी कविताओं में प्रेम की तरलता भी झलकती है, वहाँ पे प्रकृति का विराट रूप भी हमें दिखाई देता है, यानी कि ये सब कुछ उनकी कविताओं में हमें मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कविता की। उत्साह जो कविता है उसकी हम बात करते हैं। ये जो उत्साह कविता है इसमें कवि संबोधित करें किसको? समाज को। वैसे तो वो बात करें बादल की, लेकिन यहाँ पर बादल के बहाने वो समाज की बात करें, समाज को संबोधित करें कि जाग जाइए,
उठ जाइए, जाग जाइए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अगर हम पीछे रह जाते हैं, अगर हम मौके के ऊपर जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ काश रह जाता है। जैसे आपके पास ये जो समय है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम है। इस वक्त अगर आप कुछ कर गए तो आपके पास सब कुछ होगा। अपनी लाइफ में आप खुद डिसाइड कर पाओगे, आप खुद के बॉस खुद होंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, अभी नहीं जागे, तो क्या रह जाएगा? काश रह जाएगा। काश मैंने यूं किया होता, यूं होता तो यूं होता, यूं होता तो यूं होता, यही सोचते रह जाओगे। ओके, तो इसको खुद से भी कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर उत्साह कविता में, क्योंकि उत्साह का स्वर है, जोश का स्वर है, तो कवि जी है वो बादलों से कह रहे हैं। और कह किस रहे? समाज से कह रहे हैं वैसे तो यहाँ कह रहे हैं बादल गरजो, बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि है वो समाज से कह रहे हैं कि जो शोषण है, जो कुचला जाता है, जो दबाया जाता है, हमेशा से ऊपर वाला नीचे वाले को दबाता आया है, उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाइए, आपको खुद को आवाज़ उठानी है, कोई और आपकी जगह आवाज़ नहीं उठाने वाला। हाँ, आपने आवाज़ उठाई तो हो सकता है भीड़ आपके पीछे हो जाए। तो यहाँ पे बादलों के बहाने बात की जा रही कि बादल गरजो, कि इस समाज के लोगों, आप आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, कि घेर घेर मतलब जैसे बादल है वो चारों तरफ से घेर करके, आपने देखा हो कि बारिश के दिनों में क्या होता है, बादल है वो चारों तरफ से उमड़ करके आते हैं, आते हैं ना ऐसे। तो घेर घेर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कि ये जो बादल हैं कैसे होते हैं? घेर कर आते हैं, चारों तरफ से एकदम से काली घटा छा जाती है। सुंदर होते हैं, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर होते हैं, काले होते हैं, घुंघराले बालों के जैसे लगते हैं। ओके, काल कल्पना के से पाले लगते हैं। ओके, जैसे मन की जो कल्पना होती है, बच्चे की जो कल्पना होती है, उसके समान ये खूबसूरत होते हैं। कि यहाँ पर समाज को संबोधित करें कि आप रंग बिरंगे हो, आप रंग बिरंगे मतलब आप एक दूसरे से अलग हो, आप में वो सब कुछ है जो हर किसी दूसरे में होता है, आप में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, बस देरी है आपके गरजने की। आप में वो आग है, आप में वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत किसकी है? खुद को पहचानना है, खुद को जगाना है। इसलिए कवि कहता है कि हे बादल जागो, हे लोगों जाग जाइए, खुद को पहचानिए आप हो क्या, खुद को पहचानिए, आप बाज हो, आप बाज हो, ऊपर जाने वाले हो, सबसे आगे जाने वाले हो। तो यहाँ पर कवि है वो बादलों से तुलना करते हुए लोगों से कहता है कि आप जाग जाइए, आप जाग जाइए, खुद को पहचान लीजिए, आप आवाज़ उठाइए उस अत्याचार के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पर जो कवि है वो बादलों से कहते हैं कि आपके जो दिल में है, हृदय में है, बिजली की छवि छपी हुई है, बिजली की छवि छिपी हुई है। बिजली की छवि मतलब कि आप में वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से आप नव निर्माण कर सकते हो, कुछ भी नया कर सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। यानी कि हमारे पास, जैसे आपके पास है, हर बच्चे के पास वो ऊर्जा होती है, सिर्फ हम पहचान नहीं पाते, हम सही डायरेक्शन में जा नहीं पाते। तो यहाँ पे कवि भी बादलों के बहाने लोगों से कह रहा है आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप दुनिया बदल सकते हो, अपनी बदल सकते हो, अपने घर वालों की बदल सकते हो, पड़ोसी की बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन पहचानना होगा, जागना होगा। इसलिए जागो। वजर छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि आपके अंदर वजर सी शक्ति है, यानी कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, वज्र के समान है, पत्थर के समान शक्ति है, इससे आप भर दो मतलब प्रहार कीजिए, प्रहार कीजिए। प्रहार मतलब जो भी गलत हो रहा है उसको तोड़ डालिए, उन बेड़ियों को तोड़ डालिए। बादल गरजो, कि बादल गरजिए, बादल बरसिए। ओके, तो यहाँ पर बात बादल की हो रही है, लेकिन संदेश दिया जा रहा है समाज को कि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं अक्सर बोला करता हूँ कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो लोगों को कहा जा रहा है कि आप ठान लीजिए, ठानोगे तो जीत आपकी होने वाली है। तो ये थी कविता, उसका अंश। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस कविता में 4 प्रश्न और एक एक्टिविटी भी हमें दी गई, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो निराला जी का जन्म है वो 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। ओके, कब हुआ? 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल में हुआ था। क्लियर, पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन दिया गया, कवि बादलों के माध्यम से किसे आह्वान करें, किसको पुकारें, किसको कह रहे हैं? तो कवि बादलों के माध्यम से समाज का आह्वान करें। किसका? समाज का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया,
बादलों के हृदय में क्या छुपा हुआ है, ये हमें बताना है। तो बादलों के हृदय में बिजली की छवि छिपी हुई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है। अनुप्रास अलंकार, जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ओके, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें चे चे चे। ओके, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चंदू की चाची को चटनी चटाई। अब ये जो चे चे आ गए ना, ये अनुप्रास अलंकार है। ओके, कोई भी वर्ण जब रिपीट होता है, चाहे आगे हो पीछे हो बीच में हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए फिफ्थ, पांचवें प्रश्न को देखते हैं, जो कि एक्टिविटी दी गई। पांचवां प्रश्न क्या दिया गया, हमें दिया गया कि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनका एक छाया चित्र बनाना है। क्लियर, यानी कि एक पिक्चर बनानी है। बन सकती है तो बना दीजिएगा, नहीं बनती है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखना है, तो जीवन की प्रमुख घटनाएं जरूर लिख दीजिएगा। क्या क्या लिखना है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और मुख्य रचनाएं कौन सी है। तो जन्म 1899 बंगाल के महिषादल में हुआ था, मृत्यु 1961 में इलाहाबाद यूपी में हुई थी। मुख्य रचनाएं कौन सी है, अनामिका, गीतिका, परिमल, निराला, रत्नावली, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छी लगी तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।